सर्वप्रथम आज के इस मंच को और अतिथि अभ्यागत की दीर्घा में हमारे विराजमान आज के जो मेहमान हैं उन तमाम के प्रति हृदय की अतल गहराइयों से नमन वंदन निवेदित करते हुए तिहत्तरवें गणतंत्रात्मक महापर्व के पावन उपलक्ष्य में आप तमाम को मैं अपने हृदय की अतल गहराइयों से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारा कृतज्ञ राष्ट्र बड़े हर्षोल्लास के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उसी संदर्भ में हम भी यहाँ एकत्र हैं। ऐसे मौके पर ऐसे सुंदर और ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपने हमें अवसर प्रदान किया। इसके लिए इस विद्यालय परिवार के प्रति मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। ये जो वर्तमान की परिस्थिति है कोविड के चलते हम सारे बहुत सारे नियमों कानूनों के तहत बंधे भी हुए हैं। साथ ही हमें सतर्कता बरतनी भी चाहिए। यही कारण है कि विद्यालयी कार्यक्रम होने के बावजूद हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं हैं आज के दिन। लेकिन ये हमें विदित है कि इस विद्यालय का जब कभी कोई कार्यक्रम होता है तो वो लाइव होता है। क्या आज भी लाइव है क्या? इस नाते इस लाइव कार्यक्रम में बच्चे घर पर भी हैं तब भी वो अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। इस आशा और विश्वास के साथ आज के दिन जो भावुक और अवसरानुकूल बातें हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और खासकर आज के इस मौके पर जब हमारे अजीज श्री के सिंह जी जो प्राचार्य के रूप में यहाँ पदस्थापित हैं, उनके अभिवचन हो जाएं और उसके बाद इस विद्यालय के मैनेजर और सीनियर विंग के प्राचार्य उनका वक्तव्य भी आ जाए। उसके बाद कहने के लिए कुछ शेष रह नहीं जाता है और उसके बाद के वक्ताओं के लिए बड़ा धर्म संकट होता है कि बातें कहाँ से प्रारंभ की जाए और क्या कहा जाए, कहाँ लेकर इसको जाया जाए। आपने सारी बातें सुन ली। खास करके आज मैंने कहा अवसरानुकूल, आज का जो अवसर है उसके अनुकूल जो वक्तव्य दिए जाने चाहिए। सारी बातें लगभग आ गई है, लेकिन मैं भी औपचारिकता का निर्वहन करता हूँ। आज जिस दिन का, जिस अवसर का, जिस महापर्व को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको विदित है, आप सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं
इसका बीजारोपण जैसा कि आपको विदित है और हमारे मैनेजर साहब ने कहा भी कि 26 जनवरी 1929 जो क्षेत्र अभी पाकिस्तान में है, लाहौर के पास एक नदी का नाम है रावी। रावी के तट पर कांग्रेस का खुला अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों ने ये संकल्प लिया था पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता का, पूर्ण स्वराज का। ये 26 जनवरी 1929 का दिन है, ऐतिहासिक दिन। फिर देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने, हमारे उन शहीदों ने आंदोलन जारी रखा और जैसा कि आपको विदित है कि 1947 में, 1947 में 15 अगस्त के दिन आपका ये मुल्क आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद अब तक तो लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत के तहत ये राष्ट्र चल रहा था। एकाएक आज़ादी के बाद अब अपने कानून की आवश्यकता पड़ी और ऐसे में जैसा कि आपको विदित है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ठीक 14 दिनों के बाद, आप सारे विद्वान हैं, स्टिपुलेटेड तौर पे आपको उन चीज़ों को जानना चाहिए, यानी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई और उसी बैठक में संविधान लिखने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। जैसे आप जानते हैं कि उस कमेटी में 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब को छोड़ दें तो 6 सदस्य और बचते हैं। इस मौके पर यूँ तो प्रायः इसको मैं दोहराता हूँ, लेकिन फिर दोहरा देना चाहता हूँ। लगता है कि मैंने पिछले वक्तव्य में भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था, फिर कहना चाहूँगा। क्योंकि प्रायः जो हम क्रेडिट देते हैं, श्रेय देते हैं, उससे इस बात को जोड़ते हैं कि बाबा साहब एंड हिज कमेटी। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि 7 सदस्यीय कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जिम्मा जिनको उस दिन दिया गया, उस दिन की संविधान सभा में निश्चित रूप से 7 मेंबर थे, 7 सदस्य कुल मिलाकर 7 मेंबर्स कमेटी थी। बाबा साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया, आप सारे जानते हैं। बाकी जो 6 मेंबर थे वो किसी न किसी कारण से, उसका लेखा जोखा भी है। और आपके घरों में अगर भारतीय संविधान की पुस्तक होगी तो उसमें जो पूर्व भूमिका उसकी लिखी गई है, उसमें भी इसका वर्णन, उसका जिक्र है कि जो बाबा साहब को छोड़ करके 6 मेंबर थे, किसी न किसी कारण से उनका कोई कंट्रीब्यूशन संविधान को लिखने में नहीं हो सका। उसमें से दिया गया है कि एक आदमी, जैसे कमेटी गठित हुई उनका नाम आया, उन्होंने इस्तीफा कर दिया। बेशक उनकी जगह पर दूसरे आदमी को अपॉइंट किया गया, बी आल मित्तर, लेकिन एक भी दिन उन्होंने मीटिंग तक भी अटेंड नहीं की संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी की।